प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन पर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग उसके आगे जहां तक हम लोगों ने समाप्त किया था यानी कि देखा था, उसके आगे हम लोग समझना चालू करेंगे। चलिए देखते हैं जीवों में जनन। हम लोग पिछले लेक्चर में यह बात किया था अलैंगिक जनन के बारे में, और अलैंगिक जनन में हमने यह बताया था कि इसमें एकक जनन या एकल जनन भी इसे कहते हैं, और यह विभिन्न प्रोसेस के अंतर्गत जीव इसमें अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रोसेस की भी हमने चर्चा किया था अलैंगिक में। ठीक है, उन्हीं प्रोसेस में से हम आज पढ़ने वाले हैं। जो पहला हमने चर्चा किया था द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन, जिसमें अमीबा को यानी कि फिगर 1.2 को लेकर के हम लोग देख रहे थे। तो चलिए हम लोग जीवों में जनन और अलैंगिक जनन में हम लोग यहाँ तक अपने पिछले लेक्चर में देखा था, उसके आगे हम लोग समझना चालू करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रजीव तथा एक कोशिकीय जीव, चाहे जिसे हम लोग एक केंद्रकीय जीव, प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव, जिसमें क्या लिख रखा है प्रोटिस्टा एवं मोनेरा, में जनन कोशिका दो में विभक्त होकर, यानी कि प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव में किसको दे रहा है, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। चित्र 1.2। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में यह समझा था। यहाँ पे जो यह लिख रखा है, पहले तो इसको हम लोग समझ ले फिर से। ये प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव, यहाँ प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव का मतलब जब हम लोग बेसिक क्लास अपना देख रहे थे तो बेसिक क्लास में हमने वहां भी समझाया है, और यहाँ आप लोग यह समझिए कि ये प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव का मतलब ऐसे जीव जिनके अंदर केंद्रक की स्थिति एक हो, और प्रजीव का मतलब, ठीक है, जो ऐसे जीव जिसके अंदर न तो संगठित केंद्रक हो और ना ही उसके अंदर कोशिकांग हो। तो इस जीव की यहाँ पे बात कर रहा है। मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग बैक समझने का प्रयास करें, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा हम लोग कर लें। हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, यह देखने को मिला है या हमने सीखा है कि विटेकर ने 5 किंगडम प्रस्तुत किया था। ठीक है, और उसी में क्या क्या उन्होंने बताया, तो 5 किंगडम में उन्होंने मोनरा कहा, ठीक है, मोनरा, फिर क्या कहा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, फिर उन्होंने क्या कहा फंजाई, फंजाई कहा, और फिर क्या कहा फंजाई के बाद प्लेंटी कहा, प्लेंटी, और फिर क्या कहा एनिमेलिया, एनिमेलिया। यानी इसको विटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत यानी किंगडम, जगत को किंगडम कहेंगे, वर्गीकरण की ये 5 प्रमुख क्या है तरीका है, जिसमें उन्होंने बांटा था समस्त जीवों को मोनरा के अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया के अंतर्गत। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटिस्टा एवं मोनरा, तो यहाँ प्रोटिस्टा यानी कि जो प्रजीव यानी कि जो प्राथमिक जीव थे उसकी बात कर रहा, एवं मोनरा यानी कि जो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड में एक केंद्रकीय वाले जीव की स्थिति है उसकी ये बात कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग प्रकाश डाल लें। तो प्यारे बच्चों, ये जो मोनरा है, मोनरा, तो मोनरे का मतलब इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि इस वर्ग के अंतर्गत वैसे जीवों को शामिल किया गया है। ठीक है, इस वर्ग के अंतर्गत यानी मोनरा के अंतर्गत ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जिनमें कोई संगठित केंद्रक, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसमें संगठित केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और कोशिकांग नहीं होते हैं। केंद्रक और कोशिकांग, हम लोग कोशिकांग यहाँ लिख रहे हैं। तो मोनरा के अंतर्गत न तो जीव के अंदर कोई संगठित केंद्रक की स्थिति होगी और ना ही उसके अंदर कोई कोशिकांग संगठित ही होगा। तो ऐसे जीवों को कहाँ रख दिया विटेकर ने, मोनरा में रखा। ठीक है, और दूसरी बड़ी खासियत इसके अंदर कि इनके अंदर जो ये जीव थे जो असंगठित थे, ठीक है, ये जो जीव थे यानी कि जो संगठित, जिनके अंदर ना संगठित केंद्रक था और ना ही कोशिकांग था। ठीक है, तो ये जो जीव थे ना, इन जीवों का शरीर बहुकोशिकीय भी नहीं था, मतलब एक ही कोशिका तक ये सीमित थे। ठीक है, जिनके अंदर न केंद्रक की स्थिति थी और ना ही उसके अंदर कोशिकांग ही थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लांट तो थे, माने कि इसमें जो भी जीव थे वो सब के सब पादप तो थे, और हम जानते हैं पहले से कि पादप होगा तो उसके अंदर कोशिका वृत्ति होगी। तो इस मोनरा के अंतर्गत रखे गए जीव के अंदर, कुछ के अंदर यानी कुछ जीवों के अंदर तो देखने को मिलता था सेल वॉल, लेकिन कुछ के अंदर सेल वॉल की स्थिति नहीं देखने को मिलती थी। इसलिए यहाँ पे ये प्रजीव की चर्चा कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो मोनरा के अंतर्गत जो भी थे, यानी कि कौन कौन से थे, तो उसे हम लोग कह सकते हैं मोनरा के अंतर्गत जो भी जीव रखे गए उनमें कुछ बैक्टीरिया थे, यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं, जीवाणु कह सकते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, जिसे साइनो क्या कह सकते हैं, हम लोग साइनो बैक्टीरिया कह सकते हैं, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, या साइनो बैक्टीरिया, इसे क्या कहेंगे हम लोग, या करके हम लोग साइनो बैक्टीरिया हम लोग ने पढ़ा है, साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि जो प्रजीव की स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार का न तो संगठित केंद्रक है, ना ही कोशिकांग है, और इनमें कुछ के अंदर सेल वॉल की स्थिति होगी, कुछ के अंदर नहीं होगी। ठीक है, इसमें प्राय जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवालें आएंगे, साइनोबैक्टीरिया जिसे कहेंगे आएगा। अब ये कह रहा है एक केंद्रकीय जीव, यानी कि ये प्रोटिस्टा की बात कर रहा है। तो प्रोटिस्टा को चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रोटिस्टा की स्थिति को भी समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ प्रोटिस्टा का मतलब इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। माने इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे वो क्या होगा, एक कोशिकीय होगा, कोशिकीय जीव को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, उनके अंदर गमन के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न तरीकों से उनमें गमन होता है। और उन भिन्न भिन्न तरीकों में क्या क्या हो सकता है, तो सीलिया हो सकता है, फ्लैजेला हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये संरचना पाई जाती है इनके अंदर, जिसके कारण इन प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाने वाले जीव क्या करते हैं, गमन दर्शाते हैं, गमन करते हैं, चलते फिरते हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे कि जो प्रजीव तथा एक केंद्र के जीव की बात कर रहा है, जिसमें प्रोटिस्टा है, मोनरा की चर्चा कर रहा है। तो मोनरा के अंतर्गत ऐसे जीव को रखा गया है जिसमें कोई संगठित केंद्रक नहीं है और ना ही उसमें कोई कोशिकांग है। ठीक है, और इसमें शामिल किया गया है बैक्टीरिया को, नीलहरित शैवाल को। यहाँ पे दिखा रहा है मोनरा एवं प्रोटिस्टा में मैंने बताया कि प्रोटिस्टा में ऐसे जीव को शामिल किया गया जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। यूकैरियोटिक शब्द ही यह बता रहा है कि एक यूकैरियोटिक यानी कि इसके अंदर जो भी स्थितियां होगी थोड़ा सा डेवलप्ड होंगी। ठीक है ना, अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसमें एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर वो जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नीलहरित शैवाल, जिसमें क्या आता है, इना बिना नास्ता आता है ना, इसको छोड़ करके बाकी एल्गी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है ना, यानी कि उसको छोड़ करके, किसको छोड़ करके, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके इसमें शैवाल आएंगे। ठीक है, शैवाल के अतिरिक्त डायटम्स भी आता है, फिर कुछ प्रोटोजोन्स भी इसके अंदर आते हैं। हम लोग कह सकते हैं प्रोटोजोन्स, यानी जुआ के मेंबर्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जिसकी ये बात कर रहा है कि प्रजीव तथा एक केंद्रकीय जीव जिसमें प्रोटिस्टा है, मोनरा, तो हमने ठीक से समझने का प्रयास किया कि ये मोनरा क्या है और ये प्रोटिस्टा क्या है। में माने इस प्रकार के जीवों में कह रहा है, देखिए आगे ध्यान से देख लीजिए कि जो जनन की स्थिति होती है ना, यहाँ से लिख रखा है, यहाँ देखिए, में जनन कोशिका। ये जनन कोशिका का मतलब क्या है, तो ऐसी कोशिका जो कि डिवाइड करके यानी बट करके संतति का निर्माण करती है, उसकी ये बात कर रहा है। ठीक है ना, तो जनन कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को क्या कर देती है, जन्म देती है। तो हमने पिछले लेक्चर में इसको सीखा भी था, चित्र 1.2 को कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये चित्र 1.2 की स्थिति को दर्शा रहा है, और उसमें चित्र 1.2 में हम लोग दोनों यानी कि अ और ब दोनों के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इस अमीबा को लेकर के देखा था। यहाँ ध्यान से देखिए, यह एक जीव है। ठीक है ना, यह अमीबा यानी कि प्रोटोजोन्स होता है, अभी इसमें आया ही था, मैंने बताया प्रोटिस्टा के अंतर्गत ये अमीबा यानी कि आएगा। तो ये इसके अंदर यह एक क्या है, जनक कोशिका है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। और यह देखो, इसका जो केंद्रक है इसमें डिवाइड हुआ और ये इस तरह से इसकी संरचना बनी। ठीक है, और बनने के बाद ध्यान से देखोगे कि दोनों ओर ये बीच में एक खांच हुआ और दोनों तरफ क्या हो गया, वही न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या कर लिया, माने न्यूक्लियस बट करके दोनों तरफ न्यूक्लियस युक्त इसका निर्माण कर रहा है, सेल्स का निर्माण कर रहा है, और वही जा करके या क्या हो जा रहा है, अलग अलग दो पुत्री कोशिका यानी संतति कोशिका में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। तो इसमें इस तरह से जनन हो रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा भी हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, तो यहाँ ये लिख रखा है, ये देखिए जरा, फिर ये क्या कह रहा है कि दो नए जीवों को जन्म देती हैं, हमने इसको देखा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है आगे लिख रखा है, अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन, यहाँ पे ये बात समझ लेना है, समसूत्री कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रियाविधि है। तो प्यारे बच्चों, इस लाइन पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये क्या कहना चाहता है, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि इन जीवों में, माने इस तरह के जीवों में, चाहे वो प्रोटिस्टा के जीव हो, चाहे वो मोनरा के जीव हो, जिसमें इस तरह का विखंडन के द्वारा है ना प्रोजनी या हम लोग कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो रहा है, तो ये कह रहा है कि इस जीवों में यानी इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन, यहाँ पे ये आपको समझना है कि ये समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, कोशिका विभाजन। तो पहले तो हम लोग इसको समझ लें, हालांकि छोटे क्लास में हम लोगों ने देखा है लेकिन यहाँ दे दिया है, तो थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए कि ये समसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पे आखिर क्यों कह रहा है कि उन जीवों के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये इस तरह की प्रोजनी आती है, माने उनकी संतति आ जाती है। तो पहले तो थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस करें कि ये जो कोशिका विभाजन है ना, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि ये कोशिका विभाजन का मतलब क्या है। चलिए इसको हम लोग अलग कलर से देख लेते हैं, ये कोशिका विभाजन आखिर ये है क्या, तब हम लोग समसूत्री की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी भी कोशिका विभाजन की चर्चा कहीं भी आए, ध्यान से समझिए हमारी बात को, जब भी कभी भी कोशिका विभाजन की कहीं भी बात आए, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या समझने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, क्योंकि आप बेसिक से समझिए। कोशिका विभाजन यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये सेल फॉर्मेशन, यानी कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण। ठीक है, अब ये कैसे होता है, कैसे दूसरी कोशिका बन जाती है, तो हम यहाँ से ये समझेंगे कि आखिर कैसे बन जाती है। तो पहले तो यह जानिए, किसी भी कोशिका का विभाजन होना माने बटना, ठीक है ना, बटना यानी कि कोशिका का विभाजन होना, कोशिका का बटना ही कोशिका विभाजन है। और यह कैसे होती है, ठीक है, यह कैसे होती है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजें यहाँ टच कर ले। इस धरती पर समस्त जीव, जो भी जीव है, ठीक है ना, इस धरा पे, हाँ भाई इस
भूमंडल पे जो भी जीव हैं, चाहे वो छोटे या बड़े जो भी, जिस जीव को आप देखते हैं या सुनते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये सभी जीव, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, जितने भी सभी जीव हैं। अब यहाँ जब हमने जीव की बात किया तो हम लोग पढ़ चुके हैं जीव होगा, तो चाहे वो पादप हो सकता है, पादप यानी कि पौधा हो सकता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, और क्या हो सकता है, जंतु हो सकता है, ठीक है ना? तभी तो ये सभी जीव होगा। इन सभी जीवों, ठीक है ना, के शरीर की इकाई क्या होती है? इन सभी जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो भाई, इनके शरीर की इकाई, माने यदि पूछा जाए यूनिट या यूनिट, यानी इसके बॉडी की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना? जैसे पूरा मकान जो बनता है ना, उस पूरे मकान का एक नींव, मतलब एक इकाई हम लोग कहें, उस दीवार के अंदर का तो हम लोग ईंट कहते हैं। वैसे इस पूरे बॉडी का निर्माण और उसका एक इकाई भाग पूछे, माने उसकी इकाई पूछा जाए, तो हम लोग कहेंगे क्या है, तो कोशिका है, यानी कि जिसे हम लोग कोशा कहते हैं या सेल कहते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, कोशिका, ये तो हमको पता है। अब ये कोशिका, ठीक है, जब ये विभाजित होती है तभी एक नई कोशिका आती है, ठीक है? जब यह कोशिका विभाजित होती है ना, ठीक है ना, ये कोशिका, तो एक नई कोशिका क्या होती है, आती है। अब प्रश्न उठता है कि ये विभाजित कैसे होती है, बढ़ती कैसे है, यानी कि इसमें डिवीजन कैसे होता है, ठीक है? तो पहली बात कि जब कोशिका डिवीजन करेगी, माने बटेगी, तो एक नए बॉडी का निर्माण वो करेगी, ठीक है? बिना बटे निर्माण नहीं होगा, ठीक है? यानी कि यदि वो पौधा होगा तो पौधा कोशिका जब बढ़ जाएगी तो वह आई हुई कोशिका एक बड़े पौधे का, चाहे जिससे आई रहेगी उसी तरह के प्लांट्स का निर्माण करेगी। वैसे यदि जंतु होगा तो जिस जंतु से आता है वैसे ही उसी तरह के शरीर का निर्माण करता है। तो जब तक उसमें वृद्धि नहीं होगी, डिवीजन नहीं होगा, तब तक क्या होने वाला नहीं है। यानी कि हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि यार कोशिका जो होती है ना, वो लगातार विभाजित होती रहती है। यानी कि कोशिकाओं के अंदर लगातार क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। अब ये विभाजन मतलब वो बढ़ती रहती है, यदि वो बढ़े नहीं ना तो वो शरीर का धारण नहीं कर सकती है। यानी कि हम कह सकते हैं अनगिनत कोशिकाओं को वह विभाजित करके बनाती है, ठीक है? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, तो फिर वो नए जीव जो धारण कर लेते हैं, है ना, वो किसके कारण से, यानी किस कारण से? तो इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे ना, कि जो ये कोशिका फॉर्मेशन, यानी कि कोशिका विभाजन जो होता है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो ये विभाजन होता है ना, वो विभाजन तकरीबन 3 तरह से होता है, ठीक है? और 3 तरह में कौन-कौन होता है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 3 तरह में पहला होता है, जिसमें कोशिका विभाजित होती है, उसे हम लोग कहते हैं एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। असूत्री विभाजन इसे कहेंगे हम लोग, असूत्री विभाजन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, असूत्री विभाजन। दूसरा जो प्रक्रिया होता है ना कोशिका विभाजन करने का, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं या समझते हैं सूत्री विभाजन, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सूत्री विभाजन को माइटोसिस कहेंगे, माइटोसिस डिवीजन, डिवीजन, ठीक है? अब यहाँ प्यारे बच्चों तीसरा जो प्रक्रिया होता है, जो मैंने बताया कि 3 तरह से कोशिकाओं के अंदर लगातार विभाजन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप नए-नए जीवों का, चाहे पौधा हो चाहे एनिमल्स का निर्माण होता है। तो तीसरी जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस डिवीजन कहते हैं, मियोसिस डिवीजन, क्या कहेंगे, मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये क्या बोल रहा था कि इन कोशिकाओं के अंदर कौन सा विभाजन होता है इन जीवों के अंदर, तो यहाँ ध्यान से देखिए समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो एक यहाँ पे हमने क्या देखा, असूत्री, असूत्री, एक हमने सूत्री देख लिया, ठीक है, और एक अर्धसूत्री देख लिया। तो मतलब यहाँ पे ये जिस विभाजन की बात कर रहा है ना, सम यानी कि बराबर, यानी कि माइटोटिस डिवीजन की बात कर रहा है, इन्हीं तीनों में से दूसरे की बात कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लें ताकि हमारे लिए वो समझना और भी आसान हो जाए। तो यहाँ पे जिस ये माइटोटिस डिवीजन की बात कर रहा है ना, तो उस माइटोटिस डिवीजन में होता क्या है, तो प्यारे बच्चों यह जो माइटोटिस डिवीजन है, ठीक है ना, सबसे पहले तो जब भी कोशिका का विभाजन होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा जिसे हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म यानी कि जो उसके अंदर द्रव्य रहता है उसका विभाजन होता है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है ना? तो कुल मिला के यहाँ पे कोशिका विभाजन में हमने 3 विभाजन को देखा और उन तीनों में से सूत्री विभाजन के द्वारा इनके अंदर कोशिका विभाजन यानी कोशिकाओं में बंटवारा होता है और यह इसकी क्रियाविधि है किसी नए संतति के निर्माण के लिए। कभी हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में या कभी लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे अलग अलग, माइटोसिस क्या होता है, माइटोटिस क्या होता है और मियोसिस डिवीजन क्या होता है। चलिए हम लोग अगले कंटेंट को देखें। तो हमने यहाँ पर देख लिया और समझ लिया कि जो भी जीव है ना उनके अंदर कोशिका विभाजन होता है और समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है ना? ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ समसूत्री विभाजन ही होता है, किन्हीं किन्हीं में, यानी कि हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, प्राय होता है समसूत्री कोशिका विभाजन ही, ठीक है? अब यहाँ से बहुत से एकल कोशिका, यहाँ क्या लिख रखा है कि बहुत से एकल कोशिका माने जो अकेले कोशिका होती है क्या करती है, जीव, क्या लिखा है, जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं, जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं जिनमें एक कोशिका 2 भागों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक, यहाँ लिख रखा है तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे किसमें, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में आदि, ठीक है? यानी कि जो भी द्विविखंडन हो रहा है, जो भी हम लोगों ने एग्जांपल्स में देखा है उसमें क्या क्या होता है, यानी कि उसके अमीबा में, पैरामीशियम में इस तरह का विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है? हम लोग इसको पिछले लेक्चर में भी बात इस पर कर चुके थे। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि इसके अगले विभाजन में जो यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, अमीबा को हम लोगों ने समझ ही लिया है और उसी फाइलम प्रोटोजोआ का ही पैरामीशियम होता है जिसके अंदर इसी तरह का विभाजन होता है और कोशिकाएं नए
अपने जीव का निर्माण कर लेती है। अब ये कह रहा है कि ईस्ट, अरे बच्चों अब ये कह रहा है कि ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक समान का क्या मतलब है? जैसे हम लोगों ने जो अमीबा को देखा था ना, जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा की जो मान लीजिए अमीबा की संरचना है, ठीक है? तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इसकी संरचना में यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, मान लेते हैं, है ना? तो अब वो अमीबा जब ये विखंडन इसमें हो रहा था, तो इसमें ये दोनों भाग आधा-आधा, जैसे ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे, यानी कि दोनों का जो लेंथ है ना, क्या हो रहा है? समान ही है, यानी कि आधा-आधा ये बढ़ रहा है और अंत में जाकर के क्या हो रहा था? तो पूरी तरह से ये आधा-आधा यानी कि दोनों को देखेंगे तो दोनों की लेंथ क्या होगी? समान होगी। इस तरह का विभाजन हो रहा था। जबकि प्यारे बच्चों जो ये ईस्ट है ना, ईस्ट ये फंगस होता है और एक ऐसा फंगस होता है यानी कि जिसे हम लोग सैक्रोमाइसीज कहते हैं। इसमें ये जो विभाजन होता है ना, वो ठीक-ठीक उस जीव के यानी कि एकक शरीर के ठीक-ठीक आधे में नहीं होता है। ठीक है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।